अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज। अरिशी पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी। अदालतों की खबर भी आपको देंगे। जुर्म कहानी सुनाएंगे। शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे। पर अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। और पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो बताते चले कि नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, नून लीग का नया बयानिया बन चुका है। इसके अलावा बात की जाए कि शहर कायद में मुहाफिज़े लुटेरे बन गए हैं। पुलिस एहलकारों की ताजिर से डकैती की वारदातें सवालात खड़े करती है। और गैस की बंदिश के खिलाफ खवातीन सड़कों पर आना शुरू हो चुकी हैं। तो बात की जाए, नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और मरियम नवाज ने ओकाड़ा में बड़ा सियासी पावर शो किया है। मरियम नवाज ने बानी पीटीआई को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया और बोली कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। दूसरों को चोर कहने वाले ने तोशाखाना की घड़ियां भी ना छोड़ी। मरियम नवाज ने जुल्म करने वालों से कुदरत इंतकाम ले रही है, ऐसा कहा। अवाम देख लें, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। अब फैसले सास की फोन कॉल पर नहीं होंगे। नून लीग ने अपना इंतखाबी मंशूर भी तैयार कर लिया है। वोट को इज्जत दो, खिदमत को वोट दो, नून लीग का नया बयानिया सामने आ चुका है। मरियम नवाज ने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। और ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं ले रहा, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। अब देख रहे हो कि आवाज भी नहीं आ रही और कुदरत की लाठी किस तरह चारों तरफ जो है वो अपना असर दिखा रही है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच के पैसे खा गया। ये मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, वो किस तरीके से अपने मुखालिफिन पर तनकीद कर रही थी और अपना जो नया मंशूर है वो भी सामने आ चुका है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वकास कौरी। हम उनसे बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। वकास कौरी, आप लाहौर से मौजूद हैं। वकास कौरी, मरियम नवाज ने आज सियासी पावर का मुजाहिरा किया है और जो इंतखाबी मंशूर है वो भी सामने आ चुका है नून लीग का। क्या लग रहा है, क्योंकि आज जलसे में मरियम नवाज के अलावा ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना नवाज शरीफ मौजूद थे। क्या मरियम नवाज इस मर्तबा इलेक्शंस को लीड करने जा रही हैं? जी, आपने दो सवालात पूछे हैं। एक तो मुस्लिम लीग नून ने जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया है उसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो मरकज़ी किरदार अदा करेंगी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो जलसों का शेड्यूल जारी किया है उसमें उन्होंने मरियम नवाज़ के जो जलसे हैं वो 20 जनवरी तक इंतखाबी जारी रहेंगे। 21 जनवरी को हम कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ को भी सुन सकेंगे। अभी मरियम नवाज़ का आज उकाड़ा में जलसा था। अब खानीवाल में भी चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून जो है वो मरियम नवाज इसी तरह नून लीगी कारकुनों का लहू गरमाएंगी जो 19 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा मरी और पेशावर में भी जो है वो मरियम नवाज ही मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज जो है वो हमेशा से एक सख्त मौक़िफ़ जो है वो पेश करती आई हैं और आज भी जिस तरह उन्होंने तनकीद की है, शायद मरियम नवाज़ को मुस्लिम लीग नून का एक स्ट्रिक्ट चेहरा जो है वो बनाकर पेश किया जा रहा है। इसी तरह कायद नून लीग जो हैं वो 20 जनवरी से अपने इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेंगे। उनका पहला जलसा जो है वो लिया में होगा, जिसके बाद मानसहरा, कोयटा, पेशावर, विहाड़ी और बहावलपुर में भी कायद नून लीग जो हैं वो 30 जनवरी तक जो है वो जलसों का सिलसिला जारी रखेंगे। और मुस्लिम लीग नून जो है इस इंतखाबी जलसों में आवाम को अपनी की कारकर्दगी से भी आगाह करेगी। और इसके अलावा जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है उसका मुसवदे की कॉपी भी सामने आई है, तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने अपना जो बयानिया है, जो उसका नारा था वोट को इज्जत दो, उसमें कुछ तरमीम की है और उसके साथ ये भी ऐड किया है कि खिदमत को वोट दो, जिसमें नून लीग जो अपने मंशूर में सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबाजात पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। और इसके अलावा 2018 को और 13 को
जब नून लीग की जो हुकूमत थी 2013 से 18 तक, उसमें जो मनसूबे मुकम्मल किए गए, उस हवाले से भी उनका पूरी तरह अहाता किया गया है। और आगे भी जो आवाम से नए वादे किए गए हैं, जिसमें मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलियात शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज़ का क़याम, जबकि THQ हॉस्पिटल्स को जो 5000 हैं मुल्क भर में, उनको अपडेट करने के हवाले से भी नून लीग ने वादा किया है। अच्छा वकास कौरी, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि शहबाज शरीफ भी जलसे में नहीं थे, हमजा शहबाज भी नहीं थे, नवाज शरीफ भी नहीं थे, क्यों पहले जलसे में ये लोग आउट रहे? क्या अवामी दिलचस्पी देखी जा रही है कि अवामी दिलचस्पी है या नहीं है? जी, एक पहलू ये भी हो सकता है मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली का कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पार्टी में एक क्राउड पुलर के तौर पर अपना आप मनवा चुकी हैं, तो मरियम नवाज़ को जलसे में भेजा जा रहा है। क्योंकि अगर इसकी जगह हम दूसरी ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि आपने शहबाज शरीफ का या मियां नवाज शरीफ का नाम लिया, तो मियां नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून की ये इंतखाबी मुहिम का सारा दारोमदार है। तो वो इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करते दिखाई देंगे। 20 जनवरी से मियां नवाज शरीफ भी इसी तरह जलसों का सिलसिला शुरू करेंगे, जो इंतखाबात से पहले तक जारी रहेगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसको मरियम नवाज ही लीड कर रही है, क्योंकि 20 जनवरी तक मरियम नवाज के ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग के अभी जलसे हैं उसको मरियम नवाज लीड करेंगे, उसके बाद आगे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो उन जो जलसे हैं उनको नवाज शरीफ लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया वकास कौरी। आगे बढ़ते हुए बात करें, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा NA 127 से उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंपेन करने लाहौर पहुंच गई। शहला रजा ने कहा कि शेर अब लाहौर से धार नहीं सकता, अवाम ने नून और जनून दोनों को देख लिया है, अब बस तीर चलेगा। बोली कि बिलावल भुट्टो ने अपना 10 निकाती एजेंडा बता दिया है, हम इक्तदार में आकर महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था वो हम जानते हैं मायरा हाशमी से, जो कि इस वक्त शहला रजा और सोनिया खान के साथ मौजूद हैं। जी मायरा, बताइएगा। आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है और अगर बात की जाए लाहौर की तो कांटेदार और टक्कर के मुकाबले होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहली मरतबा लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उसी हवाले से यहाँ पर कैंपेन्स भी बड़ी हो रही है। क्या तैयारी है, क्या पीपल्स पार्टी जीत के लिए अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है, ये हम लोग जानते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयारी है इलेक्शंस के लिए? बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबले ततारर हैं, तो क्या लगता है जीत पाएंगे NA 127 से? अगर तैयारी के हिसाब से आप बात करती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो सबसे पहले मैदान में उतरी, जिसने अपना मंशूर सबसे पहले दिया। और इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के ही लोग कैंपेन कर रहे हैं, आवाम में जा रहे हैं। अगर आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बिहेवियर हमारा है, क्योंकि हम अपनी आवाम के साथ हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कहीं नज़र आ रहे हैं PMLN के लोग या नहीं, या किसी जगह उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या नहीं। वो जो हैं वो एक और तरीके से सियासत कर रहे हैं, उनको यकीन है कि उनकी बात कहीं तय हो गई है, तो वो एक सरमायादारों का क्लब है, उसमें वो बैठ रहे हैं, वहाँ से वो यकीन ले रहे हैं कि आप हमें वोट दे दें, हमें दे दें। अभी तक उनका मंशूर नहीं आया और हम अपने मंशूर के साथ अवाम में उतरे हुए, तो तैयारी तो हमारी नज़र आ रही है। अब ये और बात है कि कुछ ओछे हथकंडे अपनाए जाएं, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स से जो है तीर से महरूम रखा जाए पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को, और हमें इन कामों में उलझा दिया जाए और नीचे दूसरे तरीके हों, अदरवाइज आवाम से सिर्फ हम कॉन्टेक्ट। ठीक है मायरा, बहुत शुक्रिया, आपने इनसे बात की और हमें अपडेट किया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। नुमाइंदा खसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी इस वक्त शोहदा फोरम में खिताब कर रहे हैं। मैंने तो एक बार नहीं सुना कि कहा गया हो कि कश्मीरियों को भी उनका हक दे दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत हर एक पाकिस्तानी की मुहाफिज है। मेरा
फौज का जवान हो, सलामती के इदारों के जवान हों, मेरी कौम के लोग हों, ये अपना खून दे के इस वतन को मजबूत कर रहे हैं और ये कोई एहसान नहीं है वतन पर। हाँ, ये शुहदा के लवाहिकीन जो हैं, हम पूरी कौम अपने शुहदा की मकरूज है, हम सारे इनके मकरूज हैं, जिन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, जिन्होंने अपनी बहनें बेटियां अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर अपने वतन के लिए जान दे दी। लेकिन मैं उन माओं को भी सलाम करना चाहता हूं, उन बेटों को भी सलाम करना चाहता हूं, उन बेटियों को भी सलाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने लाशें उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान को हक मिलना चाहिए, तो वो लोग जो आज इस धरने के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो तो उनमें से तो बहुत सारे अभी पिछली हुकूमत में भी थे, उन्होंने क्यों बलूचिस्तान को हक नहीं दिलवाया? मेरी सियासी लड़ाई अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन मेरा मुल्क, मेरी कौम, उसकी असास, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। वजीर आजम साहब से भी गुजारिश की है और उनकी हिदायत और उनके साथ बातचीत के बाद मैं यहाँ आया हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपकी मकरूज है, अपने शुहदा की मकरूज है, अपने गाजियों की मकरूज है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके शाना बशाना हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, मैं समझता हूँ ये मेरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से राय है कि इन शुहदा के लवाहिकीन के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जाए। इस्लामाबाद में अल्लामा ताहिर अशरफी शहदा फोरम के शुरका से खिताब कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी दीगर क़यादत भी मौजूद है। शहर कायद में मुहाफिज़ी लुटेरे बन गए। कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाते तो फिर ही रहे हैं, लेकिन अब जो बावर्दी एहलकार हैं उन्होंने भी शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज में लूटना शुरू कर दिया है। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया। मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने ताजिर से 2 लाख रुपए से ज़ायद की रकम लूटी और वारदात का मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। शहर में मुख्तसर अरसे में पुलिस एहलकारों के हाथों शहरियों के लुटने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात हैं जो कि पेश आ चुके हैं। तो शहर कायद में जो मुहाफिज है वही लुटेरे बन चुके हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद दंदनाते फिर ही रहे हैं, लेकिन अब साथ में बावर्दी एहलकार जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज में लूटना शुरू हो चुके हैं। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर पुलिस एहलकारों ने ताजिर को लूट लिया है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है उबैद शाह, कराची से नियो के नुमाइंदे हैं। उबैद शाह, ये बावर्दी एहलकार जो पुलिस है, जो मुहाफिज है आवाम की, वही लूटना शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, शहर कायद के मकीन स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैतों के नरगे में तो थे ही, लेकिन अब बावर्दी पुलिस एहलकार भी शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर शहरियों से लूट मार के वारदातें कर रहे हैं और उनके वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। 30 नवंबर को एक वाक़या पेश आया था जहां पर रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस के अफसर के घर पर CTT के 10 से 11 एहलकारों ने धावा बोला तो उनके घर से तलाई ज़ेवरात, नक़द रकम और हत्ता के असलहा भी साथ ले गए थे। 30 नवंबर को ये वाक़या पेश आया था, जिसके बाद रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने IG सिंध से रब्ता किया था। इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी और अब से कुछ रोज़ कबल DIG CTD ने उन 4 पुलिस एहलकारों को जुर्म साबित होने पर मुअत्तल कर दिया है। वाक़या यहीं पे आकर नहीं रुकता। अगर हम बात करें, गुज़िश्ता रोज़ ही एक वाक़या पेश आया है जहाँ पर लियाकताबाद के ताजिर लकड़ियों का जो कारोबार करते थे वो मोटरसाइकिल पर टिम्बर मार्केट लियारी जा रहे थे कि वहाँ पर जमीला स्ट्रीट पर 2 पुलिस एहलकारों जो कि मोटरसाइकिल सवार थे उन्होंने रोका, मोटरसाइकिल के कागजात तलब कर किए। मोटरसाइकिल के कागजात ना होने पर वो उनको लियारी एक्सप्रेस वे ले गए। और ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया, तफसीलन हमें अपडेट किया। बिलावल भुट्टो सरदारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم ہمارا جو الیکشن کیمپ پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخابی مہم ہمارا جو الیکشن کیمپین ہے کافی عرصہ سے چلتا آ رہا ہے اور الحمدللہ اب ہمیں الیکشن نزدیک نظر آ رہے ہیں. ہم پاکستان کے عوام سے جگہ جگہ جا کے ہم پاکستان کے عوام کا ساتھ مانگ رہے ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہیں جو عوام پہ اعتماد کرتی ہے, جن کا منشور, جن کا اصول یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منشور بنا کے 10 نکاتی ایجنڈا جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ ہے وہ بنا کے میں جگہ جگہ اپنا منشور پہ بات کرتا ہوں. پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں, غربت, بے روزگاری, مہنگائی کے جو مسئلے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے وہی حل ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کا مقابلہ کر سکیں. اور یہی سیاست کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں, آپ عوام کا مسائل کا حل نکالیں, آپ عوام کا نمائندگی کریں, نہ کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست. ان کی سیاست تو اپنے منشور پہ نہیں, وہ تو ذاتی دشمنیاں پہ اتر آئے ہیں. اور ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ دے, ایک نئی سیاست کے ساتھ جائے جو خدمت, عوام کی خدمت پہ فوکس ہو, عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی اس کا فوکس ہو, نہ کہ یہ جو ان کا تقسیم اور نفرت کا سیاست ہے. ایک تو ایشوز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. ایک جو ہمارا سندھ کا سب سے بڑا ایشو ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میں کافی دیر سے جو سیلاب متاثرین کے نقصان ہوا ہے, چاہے ہمارا ان کے گھر کا نقصان ہوا, ہمارے تعلیمی ادارے 50% سندھ کے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا, ہمارے سڑکیں, ہمارے اریگیشن نظام, ہم نے تو پوری دنیا کو اپیل کر کے ان کو ساتھ اکٹھا کر کے ہم نے فائنانسز بھی بندوبست کیا تھا. ہم نے وفاق کا فائنانسنگ بندوبست کیا تھا کہ وفاق جو سندھ صوبہ خرچ کرے گا ان گھر تعمیر کرنے پہ, ہمارا سکولز بنانے کے لیے, وفاق ہمارا بجٹ میچ کرے گا. اور مجھے یقین دہانی دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے, سب کی طرف سے, کہ الیکشن کے سلسلے میں آپ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو کام چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا. مگر افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. اور جو لیٹسٹ میرا رپورٹ ہے کہ جو میرے گھر بنانے کا منصوبہ تھا, جس سے ہم نے خواتین کو مالکانہ حقوق بھی دینا تھا, کہ وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو چکا ہے. اور جو مالکانہ حقوق دینے کا سلسلہ تھا وہ تو بالکل بند ہو چکا ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کے سامنے اپنا اور ساتھ جو وفاق کا فنڈنگ تھا, جس نے سندھ حکومت کا فنڈنگ کو میچ کرنا تھا, اس کو بھی رکوایا گیا. تو میں اس پہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, صوبائی حکومت سے, کہ جو سیلاب متاثرین کے کام ہیں اس کو آپ نہ روکے, وہ جاری ہونا چاہیے. جتنا اس میں آپ ڈیلے کروائیں گے اتنا ہمارا خرچہ بڑھے گا, اتنا نقصان ہوگا سیلاب متاثرین کا. تو یہ میرا ایک جو سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا تھا. دوسرا میرا ایک سیاسی مسئلہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں انتظامیہ ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کس طریقے سے وہ سپریم کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ایشوز چل رہے تھے اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو نشانہ بنا رہے ہیں. نون لیگ سیاست نہیں کرنا چاہتے, مسلم لیگ سیاسی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, مسلم لیگ اپنے مخالفین کو, اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں. میرے 7 سے زیادہ
पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। मैं आप सबको उनका नाम दे भी सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ। हमारा चकवाल का जो MNA का उम्मीदवार था उसको महरूम हमारा निशान से, हमारा चकवाल का PP20 का जो MPA था उसको उन्होंने निशान नहीं दिया। PP21 का जो मेरा उम्मीदवार उसको भी निशान नहीं दिया। NA59 तलगन से भी जो हमारा उम्मीदवार था उसको भी निशान नहीं दिया। टोबा टेक सिंह से PP119 का मेरा उम्मीदवार को इन्होंने निशान नहीं दिया। NA122 लाहौर का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है उसको नुकसान नहीं दिया। और जो मैं इलेक्शन NA127 से लड़ रहा हूँ और मेरे नीचे जो 5 सूबाई असम्बली सीट्स लगते हैं पंजाब में, लाहौर में, वहाँ का PP163 का उम्मीदवार फयाज भट्टी साहब उसको भी तीर से महरूम रखा गया। उसको किसी को कैटल दिया गया है, किसी को क्या इंडिपेंडेंट निशान दिया गया है। और ये पूरा का पूरा काम जो आरोज है पंजाब में नून लीग के दबाव में आके इन्होंने ये फैसला लिया है। हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर रहे हैं, हम अदालत में भी जाएंगे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो नून लीग के इरादे हैं, जो नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा। नून लीग की सियासत अब वही पुरानी सियासत है जिसका आप सब आदी हो। आप सबको तो सबसे ज़्यादा मालूम है कि किस तरीके से 1990 में, फिर 1992 में और 1992 में और 1997 में और फिर 2013 से लेके 18 तक किस तरीके से उनको हुकूमत में लेकर आया, किस तरीके से उन्होंने अपना हुकूमत चलाया। तो उनका इरादा यही है कि ये इसी तरीके से, इसी तसलसल को उन्होंने कंटिन्यू करना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका डट के मुकाबला करेंगे, इनके साजिशों को नाकाम करवाएंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वफाक में बनाएंगे। हमारा जो आगे का कुछ दिनों का जो मेरा इंतखाबी मुहिम का स्केड्यूल है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम से शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कल हम नसीराबाद और खैरपुर के इंतखाबी जलसे से हमने खिताब किए। आज मैं कामर शदात कोर्ट में हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला लारकानों में मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा है उस पर मैं एक पूरा लॉन्चिंग रख रहा हूँ, उस पर पूरा तफसीली ब्रीफिंग इंशाअल्लाह ताला रखूँगा। फिर हम अपना इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में 17 जनवरी को मैं बदीन और सांगर जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन चलाऊंगा। 18 जनवरी को मैं नौशेरो फिरोज और दादू पहुंचूंगा। वहां हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, हमारे जलसे होंगे। 19 जनवरी को हम इंशाअल्लाह ताला रहीम यार खान जनूबी पंजाब पहुंचेंगे। मैं रहीम यार खान के अवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा 19 जनवरी का जो जलसा है उसमें शामिल हो और पूरा पाकिस्तान को दिखाए कि हम नून लीग के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला 20 जनवरी को कोट अदू में मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा होता था, हम जनूबी पंजाब में वहाँ अपना जलसा रखेंगे। मैं वहाँ का अवाम को भी दावत देता हूँ कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। और जो हमारा 21 जनवरी को हमारा लाहौर में जलसा है, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले लाहौर के शहरी के दावत देता हूं कि आए
21 जनवरी को लाहौर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जलसा होने जा रहा है उसमें शरीक हो हमारे साथ। तो मैं अपना मंशूर आपको बताऊंगा, अपना पाकिस्तान के लिए जो हम मुआशी बुरान से पाकिस्तान को निकालना चाह रहे हैं, इस गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करना चाह रहे हैं, उसके बारे में मैं लाहौर के अवाम को बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद ऑप्शन है जो ना सिर्फ नून लीग का मुकाबला करके उनको हरवा सकता है, मगर पूरा मुल्क को जोड़ के इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके हम आगे बढ़ सकते हैं और तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जो इलेक्शंस को डिले करना चाहेंगे। अब सब को यही करना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक फरवरी 8 को पत्थर की लकीर हमारा जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कहा था इलेक्शंस होंगे। जिनका ये गलत फहमी था कि इलेक्शंस नहीं होंगे उनको नुकसान होगा, जिनका कोशिश था कि इलेक्शंस डिले करवा दे उनका नुकसान होगा, जिन्होंने भागने की कोशिश किया इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को तीर पे थप्पा लगा के भरपूर जवाब पाकिस्तान के अवाम देंगे। आप इसके पास नेक्स्ट इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे, 196 पर इलेक्शन अगर आप जीत जाते हैं तो इस हल्के के अवाम के लिए आप क्या यहाँ पे किस देना चाहेंगे? जिस तरह यहाँ ज़री लिहाज से भी मामला हैं, बहुत मसले, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी इसी हल्का से इलेक्शन जीते थे, टेक्सटाइल मिल दी थी, सैफुल्लाह बख्शी की नाम दी थी, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने यहाँ घेर दी थी। आप सर क्या देना चाहेंगे? हम काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। एक तो कल अपना अवामी मुआशी मुआहदा के मुताबिक जो मैं 10 नुकात का जिक्र करता आ रहा हूँ वो तो मुल्क भर का हमारे वादे हैं, और अगर इस मुल्क के अवाम हमें यह मौका देता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत बनता है, तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे हम अमल दरामद करेंगे। ऑफ कोर्स इसलिए कंबर शदात कोट मेरा अपना इलाका है, मैं ख़ुद चाहता हूँ कि यहाँ मेरा काफ़ी एम्बिशियस एजेंडा है कि मैं क्या क्या काम करवाना चाह रहा हूँ। अभी हमारा मीटिंग्स भी हो रहे थे तो मैंने अपने पार्टी के नुमाइंदों को कहा कि अगली बार इंशाअल्लाह ताला जो भी बजट बनेगा, चाहे वो कंबर शदात कोट का हो या किसी भी इलाका का हो, ये बजट अब इस कराची में नहीं, हम आपके पास आके अवाम के साथ खुली कचहरियाँ रख के फैसले करेंगे कि ये उनका वसाइल है, उनका हक है कि हमें बताएं कि वो क्या क्या मंसूबे चाहते हैं। मेरे तरफ से जो मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, स्टार्ट की जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, एक तो ऐसे हैं जो कि वफाकी हुकूमत के साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। एक हमारा इरिगेशन निज़ाम का टेल एंड तक पानी पहुंचाने के लिए जो हमने बेहतरी लेकर आना है, साथ साथ जो हमारा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ में जैसे हमने डरावत डैम बनाया था, वैसे मैं एक ऐसा डैम बनाना चाह रहा हूँ ताकि मैं हम अपने अवाम को ना सिर्फ अगर सैलाब खुदा न खास्ता फिर से होता है तो उनको बचा सके, मगर हम वो पानी को भी बचा सके और उसका गरीब अवाम को फ़ायदा पहुँचा सके। आपको मालूम है कि हमने लड़कानों में, चाहे वो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सेहत के इदारे हैं, मुफ्त इलाज के NICVD हो, SIUT का डायलिसिस सेंटर हो, एक्सेट्रा, चाइल्ड लाइफ का इमरजेंसी ER का जो फैसिलिटी है हमने वो तो शुरू किया है। मैं चाहूँगा कि हम कंबर शदात कोट में भी इसी किस्म का आहिस्ता आहिस्ता जो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स हैं वो भी तामीर करें। जो हमारा एजुकेशन, मैंने CM साहब को पिछले हुकूमत में भी कहा, हमारा ये प्लान है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में या कोई कैंपस या कोई यूनिवर्सिटी कायम करना है। जो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होगा वो सैलाब मुतासरीन का काम मुकम्मल करने का। अपना जो 20 लाख घर बनने जा रहे हैं जिनका मालिकाना हकूक़ भी ख़वातीन को मिल रहा है, वो मैं मुकम्मल करना चाहूँगा पहले। फिर जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम को नुकसान हुआ है उसको
मैं फिक्स करना चाहूँगा। उसके बाद जो सड़कें और जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान हुआ है उस सैलाब की वजह से, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कंबर शदात कोट के जो एक इशू हमारे पास रहा है कि 2010 में भी 2011 में भी सैलाब आया, तो भाई सब कुछ को उसने नुकसान पहुंचाया। एक बार फिर से हमने बनाना शुरू कर दिया, तो फिर उससे भी बड़ा एक सैलाब आया है। उसका नुकसान, उसका असरात हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे सड़कों पे, हमारा इरिगेशन निज़ाम पे, वो तो अपनी जगह, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मिल के ये तमाम मसाइल को, हमारा कोशिश होगा कि हम एड्रेस कर सकें। सर आप। मेरा नाम साबिर शाह है। जी शाह साहब। अच्छा, थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने अभी अपने मंशूर का जो ऐलान किया है उसमें दो चीज़ें नुमाया हैं कि आप हुकूमत में आने के बाद लोगों की तनख्वाह डबल कर देंगे और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की माशी सूरत ख़राब है और हम कर्जों के कर्जे लेने पर मजबूर हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ने इस इशू पर काम करने के लिए कोई ऐसी बात गौर किया है कि जिससे मुल्क के माशी हालात इस काबिल हो जाएं कि ये सहूलत आप लोगों को? मैं समझता हूँ कि हमें अगर मुल्क के हालात को ठीक करना है तो हमें पाकिस्तान के अवाम पे इस तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट मॉडल है, मुझे उस पर एतराज़ है। हमारा जो तरीक़ेकार है, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो नवाज़ हो, चाहे वो इमरान हो, वो यही है कि अशराफिया को सहूलत पहुँचा दे और किसी जादू की तरीके से वो अशराफिया को जो आपने फ़ायदा पहुँचाया वो नीचे आके गरीब अवाम तक पहुँचेगा। आई थिंक हमने अब ये साबित कर लिया है कि वो मॉडल फ़ेल हो चुका है। हम समझते हैं कि जो तरीक़ेकार है कि आप आम आदमी पे इन्वेस्ट करें, आप जो निचले तबकात है, जो पसमानदा तबकात है, आप उन पे इन्वेस्ट करें। उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपने अशराफिया पे इन्वेस्ट करना था, और उसका जो असरात है, उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की मईशत पे, वो उससे बेहतर होगा। इस काम को करने के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वसाइल मौजूद हैं, मगर मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। इनमें से दो तफसीलन में तो कल कहूँगा, आज भी आपको बता सकता हूँ कि जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ डिवॉल्व नहीं हुए वफाक के 18वीं तरमीम के बाद, तकरीबन 17 वजारतें हैं जो कि अब डबल चल रहे हैं और काम नहीं करते, मगर सूबे में भी वो वजारतें हैं, ऊपर भी वो वजारतें हैं। तो अगर हम इन वजारतें को बंद करते हैं तो मैं सालाना 300 अरब रुपया पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का जो पैसा है वो बचा सकता हूँ। अशराफिया को, एनर्जी सेक्टर को, फर्टिलाइज़र सेक्टर को और बहुत से जो हमारा अशराफिया है उनको हम सालाना 1500 अरब रुपया सब्सिडी में दिलवाते हैं। मैं समझता हूँ कि यही पैसा अगर हम अशराफिया का बजाय वजारत इस्लामाबाद में चलाने के बजाय अपने पाकिस्तान पे अवाम पे खर्च करें, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू दिलवा दे, उनको यूथ कार्ड के थ्रू, मजदूर कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू डायरेक्टली वो पैसा पहुंचा दे, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को हम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत जो उनके सबसे बड़े मसले हैं उनसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकते हैं, उनको कुछ मदद पहुंचा सकते हैं, मगर हमारा मईशत को वो फ़ायदा होगा कि नीचे से ऊपर तक ये इन्वेस्टमेंट पूरा पाकिस्तान की मईशत को मेरा ख्याल में फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़फ़र साहब। मेरा एक सवाल जो है वो अवामी सवाल है जो मौके की निस्बत से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि इस हल्के से शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो पीपल्स पार्टी के बानी एक मरतबा इंतख़ाबात लड़के प्राइम मिनिस्टर हुए, उसके बाद 4 मरतबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने यहाँ से जो है इंतख़ाब लड़े, 2 मरतबा वो अपोजिशन में रही और 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी। तो बात करते हैं कंबर शदात कोट की, मैं बीरो खान की बात नहीं करूँगा, बीरो खान दूसरे आता है। मुसलसल 15 साल से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती आ रही है, तो आज भी कंबर शहजादपुर ज़िले में आप सेहत की सहूलियात देखें, तालीमी इदारे देखें और जो सड़कें देखें, तो ये सारा कुछ जो निज़ाम धर्म भरम लगा पड़ा है। आज भी ऐसे लगता है कि कंबर शहजादपुर के जो लोग हैं वो आज से जैसे 1-2 सदी पिछले वाले ज़माने में रहते हैं, और बरसात में भी इस ज़िले का बहुत सारा नुकसान हुआ है। और दूसरी जानब हम देखें तो पीपल्स पार्टी 15 साल से मुसलसल वही नुमाइंदे जिनको टिकटें देती आ रही है और वही मुंतखब होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, फिर ऐवानों में जाते हैं, अवाम को भूल जाते हैं। तो अब क्या प्लानिंग है पीपल्स पार्टी के साथ, अगर इस मरतबा भी जैसे कि हमारा जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और इस मरतबा भी वही जो नुमाइंदे वो जो जीतेंगे, तो हमारे ज़िले के लिए क्या प्लानिंग है? हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं उनको सेहत की सहूलियात नहीं है, तालीम की सहूलियात नहीं है, रोड रास्ते नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, सफाई नहीं है। वीरो खान की हॉस्पिटल है, मैडम फरियाद ठाकुर ने जब वो यहाँ की MNA थी तो उन्होंने दी थी 100 बेड की, उसको 10 साल हो गए अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। वीरो खान में पार्क नहीं है, हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। तो ये सारे मसले जो हैं तो उनके हवाले से मेरा ये माजर के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरा सवाल है। थैंक यू, आपका सवाल का शुक्रिया। मेरे ख्याल में हम रिपीट नहीं करते हैं और एक नया नुमाइंदा आया है आपके पास। अब मैं इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा हूँ और मैं ख़ुद यहाँ के अवाम के मसाइल का हल निकालूँगा। ऑब्वियसली जो सैलाब चाहे वो 2000 ये जो पिछले सैलाब हुआ या उससे पहले जो भी सैलाब आए, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका होता है वो हमारा कंबर शहजादपुर होता है। ये बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो पहाड़ हैं वहाँ से पानी आके तबाही, आपका चाहे वो सेहत का निज़ाम हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपका इरिगेशन हो, लोगों के घर हो, उनका ज़राअत माल मवेशी सब तबाह हो जाता है। हमने तो 2010-11 के बाद जो बंद बनाए थे, जो फ्लड रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उस लिहाज से किया था कि चले इस सैलाब में पानी इस लेवल तक पहुंचा है तो हम उसको डबल कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जाके जो है वो जो आने वाला कुदरती आफत है उसको भी रोक जाएगा। अफसोस के साथ कि वो उससे भी ज़्यादा था और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका मतलब ये है कि काम नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम जब ये मौसमी तब्दीली जो है वो पाकिस्तान के, चाहे वो हमारा कंबर शहजादपुर हो, आप इधर जाके जैकोबाद में मौसमी तब्दीली का असरात देखिए। अब आपको अपना पूरा डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान का तरीक़ेकार है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि अब हमें इन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। मैं समझता हूँ कि इसका हल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत बने ताकि हम इस जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं वो एड्रेस कर सकें। जहाँ तक सेहत और तालीमी इदारे की बात है उसका तो मैंने ज़िक्र कर लिया है। मेरा अपना इरादा है कि हम इस पे काम करें। हम तो इसके साथ साथ जो आपका बल्दियाती निज़ाम है उसमें भी बेहतरी लेकर आना चाहते हैं। जो हमारा सफाई का निज़ाम है उसको भी बेहतर करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमने लड़कानो शहर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम मैं लेकर आया हूँ, आपके चैनल्स पे ख़ास तौर आप जैसे सहाफ़ी हमेशा उस कचरा पे फोकस करते थे और कहते थे कि देखो लड़काना शहर का क्या हाल हुआ। तो मैंने 1 साल के अंदर या चंद अरसा के अंदर वो ऐसा निज़ाम लेकर आया हूँ कि लड़कानों का हर घर में जो हमारा शहर है वो हर घर में सुबह हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग पहुँचते हैं और घर से उनका कचरा उठाता है। और मैंने अपने आंखों से देखा कि कैसे लड़काना का एक किस्म का तब्दीली इस मंसूबे के नतीजे में आया है। और मैं चाहूँगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको इधर कंबर शहजादपुर में पहले आपके शहर से फिर आगे जाके जैसे पैसा मिलता है हम उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे। तो चाहे वो छोटे जो नेशनल के लिए इतना बड़े इशू नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे गली मोहल्ले के इश्यूज है वो भी हम हल करना चाहते हैं। जो हमारा सीरियस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनका हल निकालने के लिए वो भी हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा यहाँ के अवाम का ना सिर्फ काम किया, उनका नुमाइंदगी की है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपना ज़मीन यहाँ के गरीब अवाम को दिया था।
यहाँ लड़कानों से लेके जेकबाद तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़मीन था, उसने अपने गरीब किसान को वो ज़मीन दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो सदर ज़रदारी ने उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया और कंबर शदाद कोट से लेके कश्मीर तक के ख़वातीन को माली मदद आज तक मिल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि क्या काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? हमने जो पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम SRSO के साथ मिलकर शुरू किया, जिससे हम ख़वातीन को बिला सूद कर्जा दे के उनको मुआशी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। चल रहा है इलेक्शन नामा में आपको खुशामदीद। इलेक्शन 2024 का मैदान सज चुका है और मैं हूं आपके साथ मरियम खान। सियासी पहलवान दाव पेच आजमाने लगे हैं। इक्तदार के ऐवान में जाने के लिए सियासी जंग छिड़ गई है। वादों दावों की सियासत शुरू हो गई है। मुखालिफिन पर तंज, तनकीद और लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। कौन है किसके मद्दे मुकाबिल, किस हलके में क्या हो रहा है, अवाम के मसाइल किसने हल किए और कौन अपने वादे पूरे ना कर सका। करेंगे हम अवाम से बात और जानेंगे कि उनको चाहिए कैसा हुक्मरान। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान में किस जमात का पलड़ा रहेगा भारी, कौन बनाएगा अगली हुकूमत, इंतखाबी जोड़ तोड़, हल्के की सियासत और बहुत कुछ। इलेक्शन की पल पल की खबर हर शहर हर गांव से रखेंगे आपको हम बाखबर इलेक्शन नामा में। तो आगे बढ़ते हुए यहां पर हम बात करते हैं, गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात के चौधरी बरादरान में दूरियां मजीद बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। सियासत में बंटवारे के बाद ज़हूर पैलेस का भी बंटवारा होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही और मेरी बहनें ज़हूर पैलेस परवेज़ इलाही के नाम करना चाहती हैं। सीनियर सिविल जज गुजरात ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर ज़हूर पैलेस में किसी भी किस्म की तब्दीली पर हुक्म इम्तना दे दिया। परवेज़ इलाही, केसरा इलाही और सुमेरा इलाही, इसके अलावा किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया गया है। तो गुजरात से आपको खबर दे रहे हैं कि चौधरी बरादरान में दूरियां मजीद बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। सियासत में बंटवारे हो रहे हैं और बंटवारों के बाद ज़हूर पैलेस का भी बंटवारा होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही और मेरी बहनें ज़हूर पैलेस परवेज़ इलाही के नाम करवाना चाहती हैं। सीनियर सिविल जज गुजरात ने चौधरी शुजात की दरख्वास्त पर ज़हूर पैलेस में किसी भी किस्म की तब्दीली पर हुक्म इम्तना दे दिया। परवेज़ इलाही, केसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को अदालत में तलब भी कर लिया गया है। तो जहां पर सियासत का बंटवारा हो रहा है, वहीं पर अब जो महल है ज़हूर पैलेस के नाम से, उसका भी बंटवारा होगा और चौधरी शुजात हुसैन ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया है और अदालत से रुजू किया गया है। दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो है वो ये इख्तियार किया गया है कि परवेज़ इलाही और मेरी बहनें ज़हूर पैलेस परवेज़ इलाही के नाम करवाना चाहते हैं। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। सईद अहमद, चौधरी शुजात ने अदालत से रुजू कर लिया है, क्या बंटवारे होना शुरू हो रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये सियासत जो है ये बड़ी जालिम चीज़ है। पहले तो इनके सियासत में इस खानदान ने बंटवारे हुए, इससे पहले जो है वो चौधरी शुजात हुसैन का अपने चचाजाद के साथ मुबशर हुसैन के साथ बंटवारा हुआ। ये आपको बताते चलूं कि हमारी पिछली नस्ल में पहले भी एक दफ़ा इसमें एक दीवार डाली जा चुकी है। इससे पहले भी ज़हूर पैलेस का बंटवारा हो चुका है, लेकिन आगे नई नस्ल जिनसे गुजरात के अवाम भी काफ़ी मोहब्बत करती है, जिसका सबूत यह है कि ये इस खानदान को हमेशा ही मुंतखब करवाया गया है इलेक्शन में। लेकिन अब ये सियासत में जब इनके इख्तलाफात बढ़े हैं तो इसके साथ साथ इनकी जायदादों की तकसीम भी शुरू हो गई, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो गुजरात के सीनियर सिविल जज के पास एक दावा दायर किया, जिसमें कि ज़हूर पैलेस की जो है वो तकसीम के लिए इन्होंने कहा है। और उनका कहना यह है कि परवेज़ इलाही और इनकी बहनें जो हैं वो उनका 5 करले 17 मरला का जो घर है वो परवेज़ इलाही के नाम करवाना चाहती हैं। इसमें जो है उन्होंने ये भी लिखा कि ये लोग मुझे गैर कानूनी तौर पर बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और केस की जो है वो अगली समाअत 19 जनवरी को जो है वो कर दी गई है और वहाँ पे जो है इनकी बहनों को और इनको परवेज़ इलाही को भी वहाँ पे तलब कर लिया गया है। जी ठीक है, बहनों को और परवेज़ इलाही को भी तलब कर लिया गया है। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया।
इलेक्शन की बात करते हुए बात करें, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की बाकायदा मंजूरी दे दी है। आज से छपाई का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा और मजमूई तौर पर 25 करोड़ बैलेट पेपर से छापे जाएंगे। इसके अलावा मजीद तफसीलात क्या है वो इस्लामाबाद से नुमाइंदा नियो न्यूज तौसीफ अब्बासी हमारे साथ। तौसीफ अब्बासी, 25 करोड़ बैलेट पेपर से छापे जाएंगे, आज ही आगाज होगा, मतलब इलेक्शन का जो बाकायदा तौर पर आगाज होना शुरू हो चुका है। जी, मुल्क भर में जनरल इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तैयारियों का अमल ज़ोर शोर से जारी है। एक आला सतही इजलास में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैलेट पेपर की छपाई की भी इजाज़त ले ली है और 25 करोड़ के करीब ये बैलेट पेपर छापे जाने हैं, जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होने के बाद फ़ौज और पुलिस की निगरानी में तमाम अजला को भेजे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए इस अमल की तस्दीक करते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो इलेक्शन की ताख़ीर के हवाले से जो करारदाद पेश की गई थी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मरासला भी सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवाया गया है। उस मरासले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये यकीन दहानी कराई है कि सर्द मौसम की वजह से इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इससे कबल भी जनरल और लोकल बॉडी जो इंतखाबात हैं वो इस मौसम में करवा चुका है। ठीक है तौसीफ अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर का हल्का NA 128 का हाल भी दीगर हल्कों से मुख्तलिफ ना निकला। टूटी सड़कें, गलियों में गड़े पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट्स का फुकदान है, सीवरेज मिला पानी, बदहाल खेलों के मैदान और गंदगी का राज इस हल्के का मुकद्दर बना हुआ है। गैस की बंदिश रहने से अहले इलाका के अवाम परेशान है। हल्के के लोगों का कहना है कि गुज़श्ता इंतखाबात में अवामी नुमाइंदों ने जितने भी वादे किए थे उनमें बेशतर वादे वफा ना किए जा सके। अब की बार वोट सोच समझ कर ही देंगे। लाहौर से उमर दराज रिपोर्ट कर रहे हैं। 2024 का बगल बढ़ चुका है। उम्मीदवारान की जानिब से अपने वोटर्स के राब्ते का सिलसिला बहाल हो चुका है। इलेक्शन कैंपेन जारी है। मैं इस वक्त लाहौर के हल्का NA 128 में मौजूद हूँ। अगर यहाँ की बात की जाए तो वोटर्स का क्या एतमाद बहाल किया, जो गुज़श्ता इलेक्शंस में जिन उम्मीदवारों ने अपनी कामयाबी के बाद जो वादे किए थे उनको पूरा किया, ये जानने के लिए आज मैं आपको सर्वे करवाऊंगा NA 128 का। इलाके के बारे में आप देख लें, ये देखिए कि जो हाल है इस सड़क का, तो आप देखिए क्या हुआ, बर्बादियाँ, सब तरफ बर्बादियाँ की हुई इन्होंने। इतना अच्छा मुल्क हमारा चल रहा था और सारे सत्यानाश कर दिया। किधर बंदा जाए, सारे जिन्हें दुकानदार ने सारे रोंदे ने, सारे के कारोबार तबाह हो गए ने, किसी ने सवाल ही कोई नहीं। इन्होंने अपनी दस्ती रही है कि की करना की नहीं करना। NA 128 से इस बार मुस्लिम लीग नून और इस्तेका में पाकिस्तान के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, पीपल्स पार्टी से अदील माहिउद्दीन, जमात इस्लामी के लियाकत दोस्त में दीगर सियासी जमातों और आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार उतर रहे हैं। इस हल्का में पोलिंग स्कीम की बात की जाए तो इस हल्का में टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 6,78,006 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,47,900, खवातीन वोटर्स की तादाद 3,30,106 है, जबकि इस हल्का से टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 433 है, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशन की तादाद 168, जबकि खवातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद भी 168 और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 97 है। इस हल्का से टोटल पोलिंग बूथ 1,310 हैं, जिनमें मर्दों के पोलिंग बूथ 671 और खवातीन के पोलिंग बूथ 639 हैं। इस हल्का की आबादी में ज्यादातर अराई, कम्बो, कश्मीरी, शेख बरादरी, रहाइश पजीर हैं, जबकि नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्का में सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों के मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं, जिनमें PP 169 31%, PP 170 25%, PP 156 16%, PP 161 14%, जबकि PP 171 का 14% इलाका आता है। गलियां टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ के बुरे हाल हैं, हमारे कारोबार सारे डिस्टर्ब हुए हैं। 14 महीने हो गए कि सड़क नहीं बना सके, सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक कर सके, घरों में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर मोटर चलाते हैं तो गंदा पानी आता है, गटरों वाला पानी आता है, पीने के लिए पानी नहीं है। गैस है वो सारा दिन बिल्कुल नहीं आती, कहीं आएगी आधा घंटे के लिए आएगी, वो भी इतना प्रेशर नहीं होता कि उस पर रोटी भी पक सके। इस हल्का से 2002 के इलेक्शन में लियाकत बलोच ने पीपल्स पार्टी के फखर जमान को 29,500 वोट, 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उमर सहेल ज़ियाबट ने पीपल्स पार्टी के सैयद हसनात को 45,000 वोट, 2013 और 2018 में तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद ने मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन को बिलतरतीब 7,500 और तकरीबन 23,000 के वोट्स की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की। अहले हल्का का कहना है कि हल्के की हालत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। यहाँ से जिसने भी इलेक्शन जीता है उसने पलट कर भी हल्के के अवाम की तरफ न देखा। हल्का में इलामा इकबाल टाउन के मुतअद्दिद ब्लॉक्स, बुलबरत, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, वहदत कॉलोनी, रहमानपुरा, समनाबाद समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बुनियादी ज़रूरियात से महरूम NA 128 के अवाम अपने साबिक नुमाइंदों की कारकर्दगी से नारा नजर आते हैं। अहले हल्का का कहना है कि गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत इस बार इलेक्शन में वोट
सोच समझ कर दें। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ शेख उमर दराज, न्यू न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। साहिवाल का हल्का NA 141 में नून लीग के उम्मीदवार साबिक MNA पीर इमरान शाह वली और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार साबिक तहसील नासिम राना आमिर शहजाद के दरमियान मुकाबला है, जबकि सूबाई हलकों में PP 199 नून लीग के उम्मीदवार पीर विलायत शाह खग्गा का मुकाबला PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मियां सज्जाद नासिर से होगा। मजीद तफसीलात हम जानते हैं सलीम काठिया से। जी सलीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल साहिवाल में भी इलेक्शन की गहमा गहमी वो अरूज पे है और ख़ास तौर पे अगर मैं हल्के की बात करूँ तो NA 141 जहाँ पे 3 दफ़ा के MNA पीर इमरान शाह वली जो नून लीग की तरफ से 3 दफ़ा MNA मुंतखब हुए हैं, अब वो नून लीग के टिकट पर ही इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। इसके मुद्दे मुकाबले जो राना आमिर शहजाद हैं वो PTI की तरफ से थे। चूँकि PTI को बल्ले का निशान नहीं मिला तो अब वो आज़ाद सैयद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर इनके नीचे PP की हल्के की बात की जाए तो इनके नीचे 2 PP के हल्के PP 198, वहाँ पे नून लीग के जो MPA हैं विलायत शाह खग्गा वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में PTI के जो थे मियां सज्जाद नासिर, उनको टिकट PTI का टिकट तो नहीं मिला लेकिन वो आज़ाद सैयद में लड़ रहे हैं। और उसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार और भी हैं जो बड़े दावे कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये इस दफ़ा इलेक्शन हम जीतेंगे। उसमें चौरी सगीर अंजम है और इसके अलावा पीर मुजफ्फर शाह खग्गा है जो लास्ट इलेक्शन में जो है वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। इस दफ़ा उनको वो भी आज़ाद सैयद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो राना आमिर शहजाद और पीर इमरान शाह के दरमियान होगा NA 141 में। अब देखना है कि 8 फरवरी को दोनों में से कौन सा जो है वो जीतता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जंग का रुख करते हैं। जंग के हल्का NA 109 में बड़े नाम सामने आ गए हैं। शेख वकास अकरम, मोहम्मद याकूब शेख और मौलाना अहमद लुधियानवी में तगड़ा मुकाबला मुतवक्किल है। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से कैंपेन्स का भी आगाज कर दिया गया है। वोटर्स भी अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए बड़े पुरुमीद नजर आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सफ्तर वसीम इस वक्त हल्का NA 109 में मौजूद हैं। अहवाल हम सफ्तर वसीम से जानते हैं। जी सफ्तर, क्या देख रहे हैं हल्का 109 में आप? आज बिल्कुल झंग में 3 कौमी असम्बली पर जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हल्का NA 109 की और यहाँ पर भी जो है बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा शेख वकास अकरम PTI से, जबकि जो है मोहम्मद अहमद लुधियानवी और इसी तरह जो है यहाँ पर जो है गुलाम बीबी फरमान दीगर जो मेंबरान हैं उनके दरमियान जो है वो तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,93,022 है और जिनके लिए जो है यहाँ पर बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और इस वक्त देखा जाए तो बड़ी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। हर उम्मीदवार जो है वो अपनी अपनी जीत के लिए जो है मुतहरिक दिखाई दे रहा है। कैंपेन का सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। वोटर्स जो है वो अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, जबकि जो उम्मीदवारान हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये वक्त ये बताया गया कि ऊँट किस तरफ करवट बदलता है और ज़िला जंग का सुल्तान कौन बनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करते हैं तो फैसलाबाद में भी रवां साल आम इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए हैं। बड़ी तादाद में साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा रवां आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। रवां साल तफसीलात शाहिद अली की इस रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद में सियासी हलचल बढ़ने लगी। बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाबात 2024 की रेस से बाहर हो गए। जिला फैसलाबाद में 10 कौमी और 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, लेकिन रवां साल साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद, साबिक वजीर मुमलकत फरक हबीब, तलाल चौधरी, साबिक वफाकी वजीर आसफ तौसीफ, आसम नजीर, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी अफजल शाही, साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन इंतखाबी दौर से बाहर हो गए। कर्नल रिटायर गुलाम रसूल शाही, फैजुल्लाह कमोका, साबिक जिला नाज़िम जाहिद तौसीफ, जाहिद नजीर, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून, शेख एजाज अहमद, राना एहसान अफजल भी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। फैसलाबाद में एक तरफ तो आम इंतखाबात में बड़े बड़े सियासी नाम हिस्सा नहीं ले रहे, जिसके बाद सियासी कारकुनों में तशवीश पाई जा रही है, तो दूसरी जानब देखना यह है कि क्या ये सियासी रहनुमा अपनी पार्टी के उम्मीदवार की हमायत करेंगे या मुखालफत में बयान दागेंगे। आम इंतखाबात में बड़े बड़े सियासी नाम हिस्सा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से सियासी कारकुनों में तशवीश पाई जा रही है। कैमरामैन आसिम नवाब के साथ शाहिद अली, न्यू न्यूज़ फैसलाबाद।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں بھی الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے، امیدواروں نے سیاسی ڈیرے آباد کر لیے ہیں تو شہریوں نے بھی اپنے مسائل کے حل کی امیدیں لگا لی ہیں۔ تاجر برادری نے الیکشن کمیشن سے کیا امیدیں واپس کی ہیں الیکشنز کے حوالے سے، فیصل آباد سے ساجد خان کی رپورٹ میں ہم جانیں گے، لیکن ابھی آپ کو سرائے عالمگیر لیے چلتے ہیں۔ یہاں پر حلقہ 62 کی بات کی جائے تو حلقہ 62 سے 25 امیدوار جبکہ پی پی 27 سے 19 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کن امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا، یہ ہم جانتے سرائے عالمگیر میں سید امجد شاہ سے۔ جی امجد شاہ، بتائیے گا کون کون سے امیدوار زیادہ سٹرونگ ہیں یہاں پر؟ بالکل، سرائے عالمگیر میں بھی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو قومی اسمبلی کے حلقہ این 62 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 27 پر جو ہے وہ الیکشن میں امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔ حلقہ این 62 سے جو ہے وہ 25 امیدواران سامنے آئے ہیں جبکہ حلقہ پی پی 27 سے 19 امیدواران سامنے آئے ہیں۔ حلقہ 62 میں مسلم لیگ نون کے چودھری عابد رضا، مسلم لیگ کاف سے چودھری موسیٰ علائی، اس کے علاوہ جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے چودھری عابد رضا جو 2 دفعہ اس حلقہ سے ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، اور اس مسلم لیگ کاف کے چودھری موسیٰ علائی کے درمیان دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ چودھری موسیٰ علائی چودھری شجاعت کے بھتیجے اور چودھری وجاہت حسین کے بیٹے ہیں، اور سیاسی بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان دیکھا جا رہا ہے۔ پی پی 27 کی اگر بات کی جائے تو پی پی 27 پر مسلم لیگ نون کے ملک محمد حنیف عوان جو یہاں سے 2 دفعہ ایم پی اور 1 دفعہ ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے مقابل راجہ محمد اسلم جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے یہاں سے پر الیکشن لڑے اور دوسرے نمبر پر رہے، وہ اس دفعہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ 8 فروری کا دن ہی بتائے گا کہ سرائے عالمگیر کی عوام جیت کا سہرا کس کے ساتھ سجاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو پنجاب کے ایک اور حلقے کا رخ کرتے ہیں، بہاولپور کا حلقہ این 168 جہاں پر مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اقبال چنڑ اور آزاد امیدوار سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری اور پیپلز پارٹی کے حسین احمد مدنی کے درمیان مقابلہ متوقع ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 254 سے مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر رانا طارق اور نبیل الرحمان جبکہ جماعت اسلامی کے ذیشان اختر کے درمیان مقابلہ ہے۔ حلقہ پی پی 253 سے مسلم لیگ نون کے ظہیر اقبال اور اصغر جویا کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تفصیلات کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، بہاولپور میں موجود ہیں ہمارے نمائندے وجاہت بشیر۔ وجاہت، بتائیے گا کون کون سے امیدوار کھڑے ہیں یہاں سے؟ ہاں جی بالکل، ملک کے دوسرے شہروں کی طرح بہاولپور میں بھی الیکشن کی گہما گہمیاں بڑی عروج اور زور و شور سے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں بہاولپور شہر کی، تقریباً 17 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر ایک ڈرنک اسٹیڈیم میں ایک جلسہ کیا، لیکن پیپلز پارٹی کے آپس میں اختلافات کے باعث یہ جلسہ بہتر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہاولپور حلقہ کے حلقہ نمبر 168 کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے اقبال چنڑ ہیں جو کہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے صوبائی وزیر سمیع اللہ چودھری، ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کے اعلان ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے یہاں سے امیدوار ہیں حسین احمد مدنی اور جماعت اسلامی کے ملک کامران کے درمیان 4 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ بہاولپور حلقہ نمبر پی پی 254 کی بات کی جائے تو 254 میں ڈاکٹر رانا محمد طارق، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے تطہیر الحسن پپو اور جبکہ جماعت اسلامی کے ذیشان اختر، ان 3 امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہاولپور کا نزدیکی حلقہ یزوان کی اگر بات کریں تو یہاں سے طاقتور وزیر رہ چکے ہیں طارق بشیر چیمہ اور مسلم لیگ نون کے سعود مجید جو ہے ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ نظر آ، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے باعث سعود مجید کو پاکستان مسلم لیگ نون نے کوئی ٹکٹ یہاں سے نہیں دیا، جبکہ سعود مجید یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے۔ کاف لیگ کے امیدوار جو ہیں طارق بشیر چیمہ، ان دونوں امیدواروں کے درمیان بہت ہی کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ اگر یزمان کے دوسرے حلقے پی پی کی بات کریں تو یہاں سے ولی داد چیمہ اور خالد محمود ججا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہوگا 8 فروری کو ہونے والا الیکشن کون سی پارٹی بہاولپور شہر اور جو یزمان کا جو کانٹے دار حلقہ ہے، خطرناک حلقہ ہے، کون سی پارٹی یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہاں پر ایک بریک شامل کرتے، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ یہاں پر بات کریں کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کل کتنے امیدوار مد مقابل ہیں، کون سے حلقے پر بڑا مقابلہ ہے اور متوقع ہے وہاں پر، اور امیدواروں کو کون سے انتخابی نشانات جاری کیے جائیں گے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے عبد الولی رپورٹ کر رہے ہیں۔
में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद मजमूई तौर पर 2037 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। कौमी असम्बली की 22 नशस्तों पर 584 उम्मीदवार, जबकि सिंध असम्बली के 47 नशस्तों पर 1453 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का 229 पर 15 उम्मीदवार, NA 231 पर 26 उम्मीदवार, NA 233 पर 29 उम्मीदवार, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार NA 232 से 38 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। कराची में NA 242 पर MKM के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादर खान मंदोखेल के दरमियान बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवारों के तौर पर मुख्तलिफ निशानात अलॉट किए गए हैं। NA 238 पर हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बैट, NA 241 से खुर्रमशेर जमान को ढोल और NA 235 पर साबिक MNA सुल्फुर रहमान को टावर का निशान अलॉट किया गया है। अब्दुल वली, न्यू न्यूज़, कराची। 5 जमहूरी साल मुकम्मल हो गए, लेकिन कौमी असम्बली के हल्का 242 के मसाइल हल न हो सके। जिला कमाड़ी के इस हल्के में PTI के फैसल बावटा और पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल मुंतखब हुए थे, लेकिन मसाइल जूं के तू हैं। मजीद तफसीलात शफकत अजीज अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। कौमी असम्बली के हल्का 242 में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI में घुमसान का रन मुतवक्के है। पिछले इंतखाबात में यह हल्का NA 248 था। हल्का NA 242 में सईदाबाद, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद कॉलोनी, मेट्रोविल साइट समेत मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। हल्के की आबादी 10,25,000 जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,37,000 से जायद है। हल्के में पानी, सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेपनाह मसाइल हैं। मसाइल में कोई तब्दीली नहीं आई है, जो भी आता है बस वही होता है और टाइम जाता है और कोई तब्दीली नहीं आई है। मैं इधर छोटा बड़ा हो गया हूँ, यहाँ पर वही मसले मसाइल है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। इलाके में खेल के मैदान है, न पार्क, अस्पताल तो दूर की बात, कोई सरकारी डिस्पेंसरी तक मौजूद नहीं। हमारे यहाँ एरिया में, हमारे बल्दिया में तो हमारी कोई ऐसी डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल कोई करीब नहीं है। हमें यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है, अब्बासी चले जाते हैं, सेवल जिना, हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ पे हमें कोई भी सहूलियात मुयसर नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत में भी इलाके के मसाइल हल नहीं हुए। 5 साल बाद भी वही सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इलाके में कोई तब्दीली नहीं आ रही। मकीन कहते हैं एक बार फिर से इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इस बार वोट सोच समझ कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ शफकत अजीज, न्यू न्यूज़, कराची। जैकब आबाद से कौमी असम्बली के हल्का NA 190 में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ चुकी है। बड़े बड़े नाम मैदान में आ चुके हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरू और पीपल्स पार्टी के एजाज जखरानी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। NA 190 में सियासी गहमा गहमी के हवाले से हम जान लेते हैं। असद अली मुगल हमारे नुमाइंदे हैं न्यू के। असद अली मुगल, बताएगा क्या सियासी गहमा गहमियाँ वहाँ पर देख रहे हैं हल्के में? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हल्कों की तरह जैकबाबाद में भी इंतखाबी बगल बच चुका है। जैकबाबाद ज़िले में एक कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों समेत आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। आबादी की बात की जाए तो ज़िले भर की 9,67,000 के करीब आबादी बताई जा रही है। वोटों की तादाद की बात की जाए तो मर्द वोटों की तादाद 2,66,000 के करीब है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की बात की जाए तो 2,31,500 के करीब वो भी बताई जा रही है। मजमूई तौर पर एदाद व शुमार की बात की जाए तो 4,97,500 के करीब मजमूई तौर पर वोटर जो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की बात की जाए तो साबिक निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सोमरू की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वो आज़ाद हैसियत के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे हैं और PS3 गढ़ी खैरों के औरंगजेब पावर मैदान में उतरे हैं। जब अब देखना ये है कि 8 फरवरी को इंतखाबी मुहिम किस उम्मीदवार के सर पर सजती है और आवाम जो है वो किस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर मुंतखब करके अवामी मसाइल हल कर पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची की कदीम आबादियों में शामिल मंगूपीर के मसाइल साल से चूंकि तू हम है। अवामी नुमाइंदों की जानिब से हर बार वादा खिलाफी से तंग वोटर्स कहते हैं कि पहले हमारे मसाइल हल करो फिर हमसे वोट मांगो। तफसीलात कराची से जुनैद शाह अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं।
ٹوٹی سڑکیں، بغیر ڈھکن ابلتے گٹر اور سیوریج کا تباہال نظام، یہ مناظر ہیں کراچی کے NA 244 کی قدیم آبادی منگو پیر کے۔ یہاں پینے کا پانی بھی واٹر ٹینکر کے ذریعے ہی دستیاب ہے۔ مختلف جماعتوں کی حکومتیں آئیں لیکن منگو پیر خوشحال نہ ہو سکا۔ منتخب بلدیاتی نمائندے بھی صورتحال سے پریشان ہیں۔ تقریباً ہمارے کونسلر صاحبان کو پتہ ہے کہ اب سال ہونے والا ہے، ابھی اختیارات بھی یونین کونسل کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہمیں UC کو فی منتھلی جو 5 لاکھ ملتے ہیں اس میں تقریباً ہمارے 4 ملازمین ہیں، اور میئر صاحب آپ پتہ اب تو ایکٹیو ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹاؤن منگو پیر جو ہمارا جو ابھی بنا ہے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو شکایتیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد دور ہو جائیں گے۔ NA 244 میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 1,55,824 ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کئی سال سے سیاستدانوں کے وعدے سن رہے ہیں لیکن کوئی وعدہ وفا نہیں ہو رہا۔ جام چاکرو سے بنارس تک منگو پیر روڈ بنانے کا افتتاح سابق گورنر سندھ نے کیا تھا لیکن سڑک تعمیر نہیں ہو سکی۔ اس وقت ہم جہاں موجود ہے وہ مین منگو پیر کا تاریخی مزار ہے، اور یہ آپ روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس روڈ کو دیکھ کر تو ہمیں بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے اس روڈ کی حالت آپ دیکھیں، زائرین دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، ملک بھر سے آتے ہیں۔ جو حال ہمیں دکھ رہا ہے، جس طرح سے یہ 10 سال ہمارے گزرے ہیں، مزید 5 سال بھی ایسے ہی لگ رہا ہے گزر جائیں گے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کھیل کے میدان پر بھی لینڈ مافیا کی نظریں ہیں۔ بچے کھیل سے دور ہوں گے تو نشے اور جرائم میں ملوث ہو جائیں گے۔ حکومت سے اپیل کر کے تھک چکے ہیں، اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت فٹ بال گراؤنڈ بچانے کی جدوجہد میں لگے ہیں۔ کسی سیاسی جماعت یا سیاستدان سے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ ہے حلقہ NA 244۔ انتخابات آ گئے، امیدوار بھی میدان میں آ گئے، وعدے اور دعوے بھی، لیکن دیکھنا یہ ہے انتخابات 2024 منگو پیر کی اس قدیم بستی کے حالات بدلتے ہیں یا نہیں۔ کیمرہ مین ذوالفقار علی کے ساتھ جنید شاہ، نیو نیوز کراچی۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں حیدرآباد کے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 218 میں انتخابی میدان سج گیا ہے۔ امیدواروں سے حلقے کے عوام ماضی کی کارکردگی پر سوال کرنے لگے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں منتخب ہونے والے امیدوار کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ناصر شیخ کی رپورٹ۔ حیدرآباد کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 218 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار طارق شاہ جاموٹ اور MQM کی سحر راشد کے درمیان زبردست مقابلہ متوقع ہے۔ اس حلقے سے طارق شاہ پہلے بھی رکن قومی اسمبلی رہے۔ حلقے میں مجموعی طور پر ووٹرز کی تعداد 3,39,000 ہے۔ حلقہ ٹنڈو جام، حالہ ناکا، قاسم آباد اور دیگر علاقوں پر مشتمل ہے، جس میں صحت و صفائی، روڈ انفراسٹرکچر، بجلی، گیس اور پانی کے مسائل سے عوام دوچار ہیں۔ اس شہر پر پچھلے 35 سال سے اور ایک پارٹی پچھلے 50 سال سے جس طرح اس شہر پہ حکومت کی ہے، تو یہ شہر اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ جب کوئی حیدرآباد کی طرف آتا ہے کسی اور شہر کا بندہ، وہ سمجھتا ہے کسی گاؤں میں آ گیا میں۔ آپ دیکھیں پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ ووٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں نے حلقے کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کیمرہ مین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ، نیو نیوز حیدرآباد۔ اور یہاں پر شامل کرتے ہیں نیوز اپڈیٹس۔ بھارت نے نہتے کشمیریوں کو اپنے ظلم و جبر سے تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ معاون خصوصی وشال ملک نے کہا کہ کشمیری قوم اپنی جدوجہد سے جلد آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھے گی۔ ریاست نے ہر مہم جوئی کا جرات اور بہادری سے مقابلہ کیا۔ دھمکیوں اور دہشت گرد کارروائیوں سے پاکستان کو اصولی موقف سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ صوبائی وزیر جان اجگزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ اور سری لنکا کے ہائی کمشنر کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات، اثر حاصل کی جغرافیائی سیاسی صورتحال اور نئے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔
پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ نیشنل پارٹی کے 6 رکنی وفد کی قیادت پارٹی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کی۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بھی شریک ہوئے۔ قائد محمد نواز شریف نے مرحوم میر حاصل خان بزنجو کی ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ قائدین نے پاکستان کے لیے مل کر چلنے اور سیاسی تعاون بڑھانے پر اتفاق بھی کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں نیو کے نمائندے لاہور سے وقاص خواری سے۔ وقاص خواری، بتائیے گا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج جاتی اورا میں میاں نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ عبد المالک بلوچ نے مقدمات سے بریت پر میاں نواز شریف کو مبارکباد پیش کی، جبکہ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور 8 فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے سیاسی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبد المالک بلوچ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے قائد لیگ کے ویژن اور کاوشوں کو سراہا۔ قائدین نے پاکستان کے لیے مل کر چلنے کا اور سیاسی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بلوچستان میں آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم پر پیپلز پارٹی میں اختلافات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ٹکٹیں نہ ملنے پر حال ہی میں شامل ہونے والے الیکٹیبلز بھی ناراض ہو گئے اور مستونگ سے تعلق رکھنے والے اہم الیکٹیبل نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں کوئٹہ سے حماد علی کی رپورٹ میں۔ سابق وزراء نواب محمد خان شاہوانی اور میر سکندر عمرانی حال ہی میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے۔ ٹکٹ نہ ملنے پر دونوں ہوئے ناراض۔ سکندر عمرانی نے آزاد حیثیت سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا، جبکہ نواب محمد خان نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اپنی راستے پیپلز پارٹی سے ہم جدا کر رہے ہیں۔ اس پارٹی کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ ہم عوام کی خدمت اور نیک نیتی سے خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے ساتھی کے ساتھ ساتھی بننا چاہتے تھے کہ وہ عوام کے ساتھ نیک نیتی سے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، لیکن افسوس کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ سینئر تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ اہم الیکٹیبلز کی علیحدگی پیپلز پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اس لیے کہ میں نے خود، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کافی چلا، جو معتبرین ہیں اس کے شاہوانی قبیلے کے، انہوں نے علیحدگی کا اختیار کیا۔ انہوں نے کہا 20 سال سے تھے، نواب صاحب تو ابھی آئے تھے، ہم 15 20 سال کے ساتھ ایز اے کارکن کام کرتے رہے۔ نواب شاہوانی کو ریجیکٹ کر کے یا ان کو مسترد کیا انہوں نے، یہ بالکل غلط ہے۔ نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر سکندر عمرانی ٹکٹ نہ ملنے پر مختلف علاقوں میں جیالوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کیمرہ مین عاصم بلوچ کے ساتھ حماد علی، نیو نیوز کوئٹہ۔ آگے بڑھتے ہوئے ڈیرہ بگٹی کی تحصیل پیر کو میں سیاسی پارا عروج پر ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے وہاں پر کیا سیاسی گہما گہمی ہے، یہ جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ آج میں موجود ہوں تحصیل پیرکو، ڈیرہ بگٹی کا جو تحصیل ہے، یہاں پر رجسٹر ووٹر کی تعداد جو 11,000 سے زائد ہے۔ اس وقت جمہوریت پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر الیکشن ورک کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت مین بازار میں موجود، یہاں پر انہوں نے الیکشن سیل جو دفتر ہے انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا اور اس وقت یہاں پر لوگوں سے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ وہ الیکشن کے لیے جو ہے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ووٹوں کے لیے جو ہے لوگوں کے پاس جا کر ووٹ کی جو ہے وہ مانگ کریں گے۔ اس وقت یہاں کی شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو انہوں نے جمہوریت پارٹی کے ساتھ اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم 8 فروری کو جمہوریت پارٹی کے جو سربراہ ہیں، جو قائدین ہیں، ان کو جو ہے منتخب کر کے دوبارہ ایوانوں میں بھیجیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اور یہاں پر ایک بریک شامل کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کی دلچسپ صورتحال ہے۔ کے پی کے میں 5 سیاسی جماعتوں کو تمام حلقوں کے لیے امیدوار ہی میسر نہیں ہے۔ قومی وطن پارٹی کے صوبے میں 45 قومی حلقوں میں سے 34 پر امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے گئے، جبکہ اے این پی کے 20 اور پیپلز پارٹی نے 14 قومی اسمبلی کے حلقوں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے آزاد حیثیت سے تمام 45 قومی حلقوں پر امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں۔ تفصیلات ہمارے نمائندے لحاظ علی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ پشاور سے لحاظ علی، بتائیے گا۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عملی طور پر انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حتمی فہرست کا جب ہم نے جائزہ لیا
تو پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا میں بیشتر جو قومی و علاقائی جماعتیں ان کے پاس امیدوار ہی دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت جب خیبر پختونخوا کی قومی اسمبلی کے 45 حلقے قومی وطن پارٹی جس کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپا ہوئے، انہوں نے 45 میں سے 34 حلقوں پر اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کی جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، انہوں نے 32 حلقوں پر اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے قومی اسمبلی کے 45 میں سے 20، پاکستان مسلم لیگ نون نے 45 میں سے 10، اور اس طرح جو جمعیت علماء اسلام ہے اس نے 5 نشستیں جو ہیں وہ خالی چھوڑی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے 14 قومی اسمبلی کے حلقوں پر خیبر پختونخوا سے اپنا امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس 18 ایسے حلقے ہیں جو انہوں نے آزاد چھوڑ دیے یا ان کے پاس وہاں پر امیدوار ہی دستیاب نہیں تھا۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی ہے، جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ الیکشن نامہ سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔